हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलो बच्चों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर रेडियो एक्टिविटी। आप इसको नोट कीजिए। चैप्टर बहुत सिंपल सा है, इजी है। आप ध्यान से सुने, ध्यान से देखें जरा। रेडियो एक्टिविटी, स्टडी ऑफ बैक्यूरल रेज। पॉइंट नोट कीजिए। या पहला, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई जूलियट एंड आयरन क्यूरी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किया किसने मेरे बच्चे? जूलियट एंड आयरन क्यूरी। नाम याद रखना। सेकंड पॉइंट देखो, द नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई हेनरी बैक्यूरेल इन द एलिमेंट यूरेनियम। और यूरेनियम को इन्होंने सेपरेट किया था मेरे बच्चे कैसे? पोटेशियम यूरेनाइल सल्फेट से। He found that uranium has the property of emitting energetic radiations called, उन रेडिएशंस को बोला जाता है बैक्यूरेल रेज। क्या बोलते हैं बेटे? Later on this property was discovered in radium and polonium. Polonium discovered by Madame Curie and Pierre Curie. क्लियर है मेरे बच्चे? Actually, all the elements heavier than lead are naturally radioactive and will be finally converted into lead. Second point फिर से समझ लो, कुछ नहीं है। The natural radioactivity was discovered by Henry Becquerel in the element uranium, और यूरेनियम को सेपरेट किया था किसमें से? पोटेशियम यूरेनाइल सल्फेट से। पोटेशियम यूरेनाइल सल्फेट से यूरेनियम को क्या किया गया था? सेपरेट किया गया था। He found that uranium has the property of emitting energetic radiations called Becquerel rays. क्या बेटा? हेनरी बैक्यूरेल ने यूरेनियम एलिमेंट में से कुछ हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस निकलते हैं जिनको बैक्यूरेल रेज बोलते हैं। ठीक है ना बेटे? तो लेटर ऑन, इसके बाद इस प्रॉपर्टी को, लेटर ऑन दिस प्रॉपर्टी वाज डिस्कवर्ड इन रेडियम एंड पोलोनियम। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को तो डिस्कवर किया था किसने? जूलियट एंड आयरन क्यूरी ने। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्यूरेल इन द एलिमेंट यूरेनियम, और यूरेनियम को सेपरेट किया जाता है पोटेशियम यूरेनाइल सल्फेट से। तो हेनरी बैक्यूरेल ने ये देखा कि यूरेनियम से कुछ हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस निकलते हैं। इन हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस को हेनरी बैक्यूरेल ने अपने नाम से ही बैक्यूरेल रेज कहा। लेटर ऑन, इसके बाद इस प्रॉपर्टी को, किस प्रॉपर्टी को? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का मतलब है हेनरी बैक्यूरेल ने यूरेनियम एलिमेंट में ये देखा कि यूरेनियम एलिमेंट से हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस निकलते हैं। इन हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस को बैक्यूरेल रेज कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को उन्होंने किस में देखा? यूरेनियम में देखा। और यूरेनियम को सेपरेट किया जाता है पोटेशियम यूरेनाइल सल्फेट से। He found that uranium has the property of emitting energetic radiations called Becquerel rays. Later on, this property was discovered in radium and polonium, और पोलोनियम को डिस्कवर किया था बच्चे, याद रखना, मैडम क्यूरी ने। Later on, this property discovered in radium and polonium by Madame Curie and Pierre Curie. Actually, all the elements heavier than lead are naturally radioactive and will be finally converted into lead. क्लियर है? थर्ड पॉइंट नोट करें मेरे बच्चे। नेचुरल, जो एलिमेंट नेचुरली रेडियो एक्टिव होते हैं, जिनमें से हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस निकलते हैं, ये जो फिनोमेना है ये नेचुरल फिनोमेना है। थर्ड पॉइंट आप नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है बच्चों। रेडियो एक्टिविटी जो फिनोमेना है कैसा है बेटा? न्यूक्लियर फिनोमेना होता है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है। इट इज ए न्यूक्लियर प्रॉपर्टी एंड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन हैव नथिंग टू डू विद इट।
रेडियो एक्टिविटी जो फिनोमेना है मेरे बच्चे, वो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। एटम के अंदर जो बाहर ऑर्बिटों में इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं, जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों का रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना में कोई रोल नहीं होता। यही बात लिखी है मैंने, पॉइंट थर्ड लिखे, देखें जरा। इट इज ए न्यूक्लियर प्रॉपर्टी एंड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स हैव नथिंग टू डू विद इट। न्यूक्लियर फिनोमेना है और इस न्यूक्लियर फिनोमेना में इलेक्ट्रॉनों का कोई रोल नहीं होता, ठीक है ना। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना पर क्या बेटा? टेम्परेचर, प्रेशर, फिजिकल और केमिकल चेंजेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर से समझ लो पॉइंट नंबर थर्ड को। रेडियो एक्टिविटी जो फिनोमेना है वो न्यूक्लियर फिनोमेना है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इस न्यूक्लियर प्रॉपर्टी पर मींस रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना पर जो एटम में, न्यूक्लियस के चारों ओर एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और ना ही इस न्यूक्लियर फिनोमेना पर मींस रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना पर क्या बेटा? टेम्परेचर, प्रेशर, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का कोई इफेक्ट आता है, ठीक है। पॉइंट नंबर फोर्थ नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काम का पॉइंट है, अंडरलाइन कर लो। वन रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन इमिट्स आइदर अल्फा और बीटा, नेवर बोथ। किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक बार में केवल और केवल या तो एक अल्फा पार्टिकल इमिट होता है या फिर केवल एक बीटा पार्टिकल इमिट होता है। अल्फा और बीटा दोनों पार्टिकल कभी साथ साथ इमिट नहीं होते। किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से वन रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन इमिट्स आइदर अल्फा, या तो एक अल्फा निकलेगा उसमें से या फिर उसमें से एक बीटा पार्टिकल निकलेगा, नेवर बोथ, दोनों कभी साथ नहीं निकलते। जैसे एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो बीटा नहीं निकलेगा, एक बीटा निकल रहा है तो अल्फा नहीं निकलेगा। एक पार्टिकल इमिट होगा, ऐसा नहीं है दो अल्फा पार्टिकल निकले या दो बीटा पार्टिकल निकले या अल्फा और बीटा दोनों साथ साथ निकले। किसी एक एलिमेंट से एट ए टाइम एक बार में केवल एक पार्टिकल इमिट होता है, या तो अल्फा इमिट होगा या बीटा इमिट होगा। अल्फा और बीटा दोनों साथ साथ नहीं निकलते, या एक से दो पार्टिकल कभी एक साथ इमिट नहीं होते। द गामा इमिशन, द गामा रेज आर इमिटेड बाई ऑल एज द सेकेंडरी इमिशन। जैसे किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद या बीटा पार्टिकल निकलने के बाद सेकेंडरी इमिशन उसके बाद निकलती है। कौन सी रेज? गामा रेज। गामा रेज का इमिशन जो होता है मेरे बच्चे, अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद होता है या फिर बीटा पार्टिकल निकलने के बाद होता है। इसलिए गामा रेज का इमिशन सेकेंडरी इमिशन का मतलब डिलेड इमिशन होता है। अल्फा पार्टिकल, जैसे किसी एलिमेंट से एक अल्फा निकल गया, एक अल्फा पार्टिकल निकलने का मतलब क्या है कि उस न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन कम हो गए। एक अल्फा निकलने के बाद, अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद फिर उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से गामा रेज का इमिशन होगा। अल्फा के निकलने के बाद हो रहा है गामा रेज का इमिशन, इसीलिए इसको बोला जाता है सेकेंडरी इमिशन। क्लियर? क्लियर है मेरे बच्चे? ध्यान से सुनो, फिफ्थ पॉइंट नोट करो, फिफ्थ पॉइंट नोट करो बच्चों जरा। न्यूक्लियस कैन नॉट इमिट मोर देन वन अल्फा। मैं बता चुका अभी आपने यही तो लिखा है, वन रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन इमिट आइदर अल्फा और बीटा पार्टिकल, नॉट नेवर बोथ। द गामा रेज आर इमिटेड बाई ऑल एज द सेकेंडरी इमिशन। गामा रेज का इमिशन अल्फा इमिशन के बाद या बीटा इमिशन के बाद होता है, सेकेंडरी इमिशन कहलाता है। फिफ्थ पॉइंट देखो, द न्यूक्लियस कैन नॉट इमिट्स मोर देन वन अल्फा पार्टिकल और मोर देन वन बीटा पार्टिकल। कोई न्यूक्लियस एक से ज्यादा, एक बार में एक से ज्यादा अल्फा पार्टिकल या एक से ज्यादा बीटा पार्टिकल एक साथ नहीं निकाल सकता,
निकलेगा तो एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा एक बार में, ठीक है ना, या एक बीटा पार्टिकल। दो अल्फा पार्टिकल या दो बीटा पार्टिकल एक साथ इमिट नहीं होते। एक से ज्यादा अल्फा पार्टिकल या एक से ज्यादा बीटा पार्टिकल एक बार में इमिट नहीं होते। जैसे एक बार अल्फा पार्टिकल निकला, निकलने के बाद एक नया एलिमेंट बन गया, तो फिर ऐसा हो सकता है कि उस नए एलिमेंट में से भी फिर से अल्फा पार्टिकल निकले, या ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट में से एक ही बार में दो अल्फा पार्टिकल या दो बीटा पार्टिकल इमिट हो, ऐसा नहीं होता। केवल एक बार में केवल एक अल्फा निकलेगा या एक बीटा पार्टिकल निकलेगा। न्यूक्लियस कैन नॉट इमिट मोर देन वन अल्फा पार्टिकल और वन बीटा पार्टिकल एट ए टाइम। ये बात क्लियर है। अल्फा या बीटा पार्टिकल निकलने के बाद लेफ्ट न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट में होता है। The gamma rays is emitted when the nucleus is left in the excited state after the emission of alpha or beta particle। किसी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकल गया या बीटा पार्टिकल निकल गया, और अल्फा या बीटा पार्टिकल निकलने के बाद न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है। अंडरलाइन कर लेना बच्चों इस पॉइंट को, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द गामा रेज इज इमिटेड when the nucleus is left in the excited state after the emission of alpha or beta particle। किसी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकला या फिर बीटा पार्टिकल निकला, अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद या बीटा पार्टिकल निकलने के बाद जो न्यूक्लियस बचा हुआ है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। और जब कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में हो तो एटम एक्साइटेड स्टेट में है, इसका मतलब क्या है कि उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में है। हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जब नीचे जंप होते हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी को रेडिएट करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। सेम उसी तरह से न्यूक्लियस में से अल्फा या बीटा पार्टिकल इमिट होने के बाद न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। अल्फा पार्टिकल उसमें से निकल गया, इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का अरेंजमेंट बदलेगा, चेंज होगा। तो बचे हुए जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, हायर एनर्जी लेवल में होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर फिर से अल्फा या बीटा पार्टिकल इमिट होने के बाद उस न्यूक्लियस के अंदर बचे हुए न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का फिर से रीअरेंजमेंट होगा, और जब रीअरेंजमेंट होगा तो उसमें से एनर्जी इमिट होती है गामा रेज के फॉर्म में। यही बात लिखी है। द गामा रेज इज इमिटेड व्हेन द न्यूक्लियस इज लेफ्ट इन द एक्साइटेड स्टेट आफ्टर द इमिशन ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल। किसी न्यूक्लियस से अल्फा या बीटा पार्टिकल निकल गया तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचे हुए हैं वे कौन सी स्टेट में होंगे, एक्साइटेड स्टेट में होंगे। और जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ग्राउंड स्टेट पर जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉनों का ग्राउंड स्टेट के लिए, लोअर एनर्जी लेवल के लिए जब रीअरेंजमेंट होगा तो उस न्यूक्लियस में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे ही ग्राउंड स्टेट पर जाते हैं तो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को वो रेडिएट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। किसके फॉर्म में, गामा रेज के फॉर्म में। जब कोई न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियस के भीतर जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचे हुए हैं उनका रीअरेंजमेंट में, जब उनका रीअरेंजमेंट होगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी को रेडिएट करते हैं गामा रेज के फॉर्म में। और जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से गामा रेज निकलती है तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर नहीं बदलता, ठीक है ना। तो गामा रेज इमिट होने के बाद जो नया एलिमेंट बनेगा उस नए एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर होंगे, लोअर एनर्जी लेवल में होंगे। और एक्साइटेड एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में होंगे। और जब वो ग्राउंड स्टेट पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अरेंज होंगे तो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को रेडिएट करते हैं किसके फॉर्म में, वो गामा रेज के फॉर्म में। तो यहां पर मैंने अलग से गामा रेज अलग से लिख दी है। तो इस वाले न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस में क्या अंतर है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन सी स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है।
तो इसका मतलब इस न्यूक्लियस की एनर्जी इस न्यूक्लियस की एनर्जी से कम है। क्लियर है? और जब ये न्यूक्लियस गामा रेज इमिट करेगा तो इस न्यूक्लियस के अंदर इस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर और मास नंबर चेंज नहीं होते। ये बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पॉइंट नंबर 7 देखें। द लेफ्ट न्यूक्लियस का मतलब कब? अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल निकलने के बाद। लेफ्ट न्यूक्लियस कौन सी स्टेट में होता है? एक्साइटेड स्टेट में। द लेफ्ट न्यूक्लियस इज इन द एक्साइटेड स्टेट आफ्टर अल्फा इमिशन और बीटा इमिशन। दैट्स व्हाई द स्पेक्ट्रम ऑफ गामा रेज इज कंटिन्यूअस आफ्टर बीटा डिके। पॉइंट नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी न्यूक्लियस से अगर बीटा पार्टिकल निकल जाता है, बीटा पार्टिकल निकल गया किसी न्यूक्लियस में से, तो उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बचे हुए हैं वो कौन सी स्टेट में होंगे? एक्साइटेड स्टेट में होंगे। जब न्यूक्लियस के अंदर बीटा पार्टिकल निकलने के बाद जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनका जब रीअरेंजमेंट होगा तो वो क्या निकालते हैं? जो गामा रेज निकालते हैं वो ऑल पॉसिबल वेवलेंथ की गामा रेज होती हैं। इसी वजह से उन ऑल पॉसिबल वेवलेंथ की जो गामा रेज हैं उनका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है। ये पॉइंट अंडरलाइन कर लो बच्चों, अंडरलाइन कर लो और पॉइंट को नोट कर लो, काम की चीज है। आफ्टर बीटा डिके लेफ्ट न्यूक्लियाई इज इन एक्साइटेड स्टेट। और जब लेफ्ट न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट में होगा तो उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हायर एनर्जी लेवल में होंगे। जब वो ग्राउंड स्टेट पर शिफ्ट होंगे तो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या बेटा गामा रेज के फॉर्म में वो निकालते हैं। और उसमें से जो गामा रेज निकलती हैं ऑल पॉसिबल वेवलेंथ की गामा रेज निकलती हैं। इसी वजह से उन गामा रेज का जो स्पेक्ट्रम होगा वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। बीटा इमिशन के बाद गामा रेज जो निकलती हैं ऑल पॉसिबल वेवलेंथ की गामा रेज निकलती हैं। ये पॉइंट ध्यान रहे। इसी वजह से उन गामा रेज का जो स्पेक्ट्रम होगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। क्लियर? पॉइंट नंबर 8 नोट करो। द न्यूक्लियर नंबर अल्फा या बीटा रेज इमिट होने के बाद न्यूक्लियर नंबर इज कंजर्व ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डिके। न्यूक्लियर नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो नंबर होता है, ठीक है नहीं, पेरेंट एलिमेंट और नए जो एलिमेंट बन रहे हैं उनका टोटल न्यूक्लियर नंबर क्या रहता है? कंजर्व रहता है। एंड इन रेडियो एक्टिव डिके मास प्लस एनर्जी इज कंजर्व। पॉइंट नंबर 8 नोट कर लिया जाए। क्लियर? पॉइंट नंबर 9 नोट करिए मेरे बच्चे। एक्चुअली न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल इन फ्री स्टेट। आउटसाइड द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल। न्यूट्रॉन फ्री स्टेट में जब है, न्यूक्लियस से जब बाहर होता है तो अनस्टेबल होता है। एक्चुअली न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल इन द फ्री स्टेट। क्वेश्चन प्रॉब्लम है दैट इज आउटसाइड द न्यूक्लियस नॉट इनसाइड द न्यूक्लियस। जब न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर होता है तो वो अनस्टेबल स्टेट में होगा। कौन सी स्टेट में होगा मेरे बच्चे? अनस्टेबल होगा। वो ब्रेक होता है वो न्यूट्रॉन स्प्लिट होता है। इन फ्री स्पेस और इन फ्री स्टेट न्यूट्रॉन कैसा है? अनस्टेबल है। सो इन फ्री स्पेस द न्यूट्रॉन डिके एज न्यूट्रॉन ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, एक इलेक्ट्रॉन में और एक प्रोटॉन में, ठीक है ना। और इसके साथ एक एनर्जी बंडल, एनर्जी पैकेट जनरेट होता है जिसको बोला जाता है एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन स्प्लिट होता है एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। ये इलेक्ट्रॉन है -1 E0 है, प्लस एक प्रोटॉन में। और इसके साथ एनर्जी इमिट होती है, एनर्जी निकलती है, एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी बंडल है ये, जिसको आपने एंटी न्यूट्रिनो कहा है, ठीक है ना। In a free space, the neutron decay as neutron is splitted into electron and proton, ठीक है ना, with anti-neutrino। अगर ये फिनोमेना न्यूक्लियस के अंदर होता, अगर ये फिनोमेना न्यूक्लियस के अंदर होता तो क्या होता? इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन लेफ्ट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड आउट
as beta particle with anti-neutrino. The proton is left inside the nucleus and the electron is emitted out as beta particle with anti-neutrino. फिर से समझो इस पॉइंट को बच्चों, बड़ा काम का पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को फिर से। न्यूट्रॉन जो होता है मेरे बच्चे फ्री स्टेट में अगर है, न्यूक्लियस से बाहर है, तो वो अनस्टेबल होता है। कैसा होता है मेरे बच्चे? न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल इन फ्री स्टेट, अंडरलाइन कर लेना, दैट इज आउटसाइड द न्यूक्लियस नॉट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये पॉइंट 9th नंबर समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रॉन अगर न्यूक्लियस के बाहर है तो न्यूट्रॉन अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने का मतलब है न्यूट्रॉन ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में। किसमें? प्रोटॉन में। और इसके साथ एक एनर्जी बंडल जनरेट होता है जिसको एंटी न्यूट्रिनो कहा जाता है। बट इनसाइड द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के अंदर, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो होते हैं उनके अंदर, उन न्यूक्लियस के भीतर जब न्यूट्रॉन स्प्लिट होता है, न्यूक्लियस के अंदर, जैसे मान लो ये कोई न्यूक्लियस है और इसके अंदर न्यूट्रॉन स्प्लिट हो रहा है, किस किस में? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, ठीक है ना, प्लस एक एनर्जी बंडल है एंटी न्यूट्रिनो। क्या बेटा? इनसाइड द न्यूक्लियस इन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई न्यूट्रॉन इज स्प्लिटेड इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन लेफ्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रह जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो तेजी से बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन इमिटेड आउट एज बीटा पार्टिकल, ठीक है ना, न्यूक्लियस से निकलते हुए फास्ट मूविंग, फास्ट स्पीड से निकलते हुए, न्यूक्लियस से निकलते हुए इलेक्ट्रॉन को हम बीटा पार्टिकल कहते हैं बच्चों। और ये बीटा पार्टिकल जब निकलता है तो इसके साथ एनर्जी बंडल निकलता है, कौन सा? एंटी न्यूट्रिनो। ये पॉइंट समझ लो। क्लियर है? फिर से समझो इस पॉइंट को, मैंने लिख दिया है, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। एक्चुअली न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल इन फ्री स्टेट, दैट इज आउटसाइड द न्यूक्लियस नॉट इनसाइड द न्यूक्लियस। पॉइंट नंबर 10th नोट करें। इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब जब न्यूट्रॉन अनस्टेबल है या फिर न्यूक्लियस के रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन फ्री स्पेस में होगा, फ्री स्टेट में कहलाएगा वो। इनसाइड द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई न्यूट्रॉन डिके एज, न्यूट्रॉन डिके होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में और उसके साथ एक एनर्जी बंडल जनरेट होता है एंटी न्यूट्रिनो, एनर्जी को कंजर्व रखने के लिए। सो द प्रोटॉन, दिस प्रोटॉन इज लेफ्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, ये प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रह जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तेजी से बीटा पार्टिकल के फॉर्म में। और बीटा पार्टिकल जब न्यूक्लियस से बाहर निकलता है उसके साथ ये एंटी न्यूट्रिनो साथ इमिट होता है। ये बात अच्छे से याद रखना, बीटा पार्टिकल के साथ एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है और पॉजिट्रॉन के साथ क्या बेटा? न्यूट्रिनो इमिट होता है। पॉइंट नंबर 10th नोट कर लिया बच्चों? चलिएगा पॉइंट नंबर 11 देखो। पॉइंट नंबर 11 देखो, द प्रोटॉन कैन चेंज टू न्यूट्रॉन ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस बाय पाई मेजॉन एक्सचेंज। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता रहता है पाई मेजॉन एक्सचेंज के कारण। केवल और केवल न्यूक्लियस के अंदर ऐसा होता है। किसके अंदर? Inside the nucleus, proton can change to the neutron only inside the nucleus by pi meson exchange, जिसके कारण न्यूक्लियर फोर्स डेवलप होता है। कौन सा फोर्स डेवलप होता है? न्यूक्लियर फोर्स के डेवलप होने का कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बीच में पाई मेजॉन एक्सचेंज, पाई मेजॉन के का एक्सचेंज होना है। न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, अरे बेटा प्रोटॉन तो चेंज होता है न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन चेंज होता है प्रोटॉन में। किसके एक्सचेंज के कारण? पाई मेजॉन एक्सचेंज के कारण। केवल न्यूक्लियस के अंदर ऐसा होता है। क्यों होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स एक्ट होता है, लगता है, वो उसका कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच पाई मेजॉन का एक्सचेंज होना ही है। ठीक है ना? पॉइंट नंबर 12 नोट करिएगा। द अल्फा पार्टिकल आर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। जानते हैं आप अल्फा पार्टिकल जो होता है
हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। द अल्फा पार्टिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम और डबली चार्ज हीलियम आयन डिनोट करते हैं, क्लियर है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, क्लियर। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास लिख दिया है, इसका चार्ज 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन के चार्ज का डबल है। अल्फा पार्टिकल जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से निकलते हैं उनकी स्पीड जो होती है मेरे बच्चे, आप रट लो इसको, 1.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड से लेकर के 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड तक होती है। और ये जो स्पीड है ना, नियर अबाउट लाइट की स्पीड के 1/137 टाइम्स है, ठीक है ना, क्लियर है। अल्फा पार्टिकल की रेंज होती है मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा लिखे हैं, काम के डेटा हैं, इन पॉइंटों को नोट कीजिए, अंडरलाइन करो, बहुत ज्यादा काम की चीज लिखी है। अल्फा पार्टिकल की जो रेंज होती है, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये रेंज किसकी लिख रहा हूं, अल्फा पार्टिकल की। 0.1 मिलीमीटर एल्युमिनियम फॉइल को ये पार कर जाते हैं और एयर के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर एयर में 2.7 सेंटीमीटर से चल करके 8.62 सेंटीमीटर तक चलकर रुक जाते हैं। अल्फा पार्टिकल की रेंज एल्युमिनियम फॉइल में 0.1 मिलीमीटर मोटी एल्युमिनियम फॉइल को पार कर जाते हैं और एयर के अंदर इनकी रेंज होती है, एयर में एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर एयर में 2.7 सेंटीमीटर से लेकर 8.62 सेंटीमीटर दूर चलकर अल्फा पार्टिकल क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। इनकी रेंज जो है इट इज लीस्ट, मींस रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज लीस्ट। अल्फा पार्टिकल की रेंज जो होती है ना वो कम है, कारण उसका रीजन है उसका बिकॉज वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज लीस्ट। अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी कम होने के कारण, इसका मतलब किसी पार्टिकल के किसी मीडियम में पेनिट्रेट करने की जो रेंज है वो डिपेंड करती है उसकी वेलोसिटी पर। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो पेनिट्रेट करने की रेंज ज्यादा होगी और वेलोसिटी कम होगी तो रेंज कम होगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी कम होने के कारण उनकी रेंज भी कम होती है। लेकिन किसी मीडियम, किसी गैस को आयोनाइज करने की जो क्षमता है, आयोनाइजिंग पावर और आयोनाइजिंग पावर जो अल्फा पार्टिकल की होती है वो ज्यादा होती है। आयोनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मैक्सिमम। अल्फा पार्टिकल की किसी गैस को आयोनाइज करने की जो पावर है वो ज्यादा होती है, किससे, बीटा और गामा रेज। आयोनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा रेज और अल्फा पार्टिकल इज मैक्सिमम, कारण उसका क्योंकि अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है बच्चों। इसका मतलब आयोनाइजिंग पावर प्रॉपर्टी किसकी है, आयोनाइजिंग पावर प्रॉपर्टी होती है काइनेटिक एनर्जी की, पॉइंट नोट कर लेना। और रेंज प्रॉपर्टी होती है किसकी, वेलोसिटी की। मोर इज द वेलोसिटी मोर इज द रेंज, लेस इज द वेलोसिटी लेस इज द रेंज। मोर इज द काइनेटिक एनर्जी मोर इज द आयोनाइजिंग पावर, लेस इज द काइनेटिक एनर्जी लेस इज द आयोनाइजिंग पावर। तो अल्फा पार्टिकल की रेंज कम है क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम है, क्योंकि आयोनाइजिंग पावर ज्यादा है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो। आयोनाइजिंग पावर अल्फा पार्टिकल इज मैक्सिमम बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मैक्सिमम। किसी गैस के अंदर स्टैंडर्ड प्रेशर पर एसटीपी पर किसी गैस के अंदर अल्फा रेज चली जाए, अल्फा पार्टिकल चला जाए, तो उस गैस के अंदर आयंस जनरेट होते हैं नियरली 10 पावर 5 आयन पेयर्स। 10 की पावर 5 आयन पेयर्स का मतलब वो अल्फा रेज किसी गैस के अंदर पास कर दी जाए तो गैस को आयोनाइज कर देती है। अल्फा रेज की आयोनाइजिंग पावर मैक्सिमम होती है। क्यों होती है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है। और गैस के अंदर किसी गैस में अल्फा रेज पास कर दें तो उसके अंदर आयंस प्रोड्यूस होते हैं 10 की पावर 5 आयन पेयर्स। आयन पेयर्स का मतलब इतने ही 10 पावर 5 पॉजिटिव आयंस और इतने ही 10 पावर 5 नेगेटिव आयंस, आयन पेयर्स। क्लियर है। इट इज डिफ्लेक्टेड वेरी लिटिल। अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अगर एंटर कर जाएं तो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट कम होती हैं। अल्फा रेज और अल्फा पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड वेरी लिटिल बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कारण उसका क्योंकि ये वेरी हैवी पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल बहुत हैवी होने की वजह से अल्फा पार्टिकल को, अल्फा रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा दिया जाए तो अपने रास्ते से
डिफ्लेक्ट तो होंगे लेकिन कम डिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है ना। यहां पर एक पॉइंट लिखा है बच्चों इस ब्रैकेट के अंदर, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम लिखी है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन प्रॉब्लम लिखी है, आप नोट करें इसको। क्या बेटा? द स्पेक्ट्रम ऑफ अल्फा इमिशन, द स्पेक्ट्रम ऑफ अल्फा इमिशन रेडियो एक्टिव डिके में बी डिस्क्रिएट और कंटिन्यूस। किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं वो ऑल पॉसिबल एनर्जी के भी हो सकते हैं और कुछ निश्चित एनर्जी के भी हो सकते हैं। इसका मतलब यह है द स्पेक्ट्रम ऑफ अल्फा इमिशन रेडियो एक्टिव डिके में बी डिस्क्रिएट और कंटिन्यूस। अल्फा इमिशन जो होता है, अल्फा पार्टिकल जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से निकलते हैं, वे उनका स्पेक्ट्रम डिस्क्रिएट भी हो सकता है और उनका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस भी हो सकता है। इसका मतलब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से जो अल्फा पार्टिकल इमिट होते हैं वो ऑल पॉसिबल एनर्जी के भी हो सकते हैं और कुछ कांस्टेंट एनर्जी के भी हो सकते हैं। इसीलिए अल्फा पार्टिकल इमिशन का स्पेक्ट्रम डिस्क्रिएट भी हो सकता है और कंटिन्यूस भी हो सकता है। एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ गामा रेज, एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ गामा रेज में बी कंटिन्यूस आफ्टर अल्फा डिके। समझना मेरी बात को, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं वो ऑल पॉसिबल एनर्जी के भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कुछ निश्चित एनर्जी के हों। इसीलिए अल्फा इमिशन के बाद रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से जो गामा रेज निकलती हैं उन गामा रेज का स्पेक्ट्रम कैसा, में बी कंटिन्यूस आफ्टर अल्फा डिके। अल्फा डिके के बाद गामा रेज का जो स्पेक्ट्रम होगा, स्पेक्ट्रम ऑफ गामा रेज में बी कंटिन्यूस आफ्टर अल्फा डिके। तो अल्फा डिके के बाद गामा रेज का जो स्पेक्ट्रम होता है डिस्क्रिएट भी हो सकता है और कंटिन्यूस भी हो सकता है। सो इसलिए लिखा है मे बी कंटिन्यूस, बट स्पेक्ट्रम ऑफ गामा रेज इज ए कंटिन्यूस आफ्टर बीटा डिके। लेकिन बीटा डिके के बाद गामा रेज का जो स्पेक्ट्रम होगा डेफिनेटली कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। इस पॉइंट को बार बार बोल रहा हूं, अंडरलाइन कर लो। चलें, एक और क्वेश्चन प्रॉब्लम है बच्चों, बहुत बेहतरीन सी क्वेश्चन प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। द अल्फा पार्टिकल इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन एलिमेंट इनटू अनदर एलिमेंट, और इस फिनोमिना को बोला जाता है आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। क्वेश्चन ऐसे आता है, द मोस्ट कॉमनली पार्टिकल इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन एलिमेंट इनटू अनदर एलिमेंट। मतलब किसी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में बदलने के लिए मोस्ट कॉमनली जो पार्टिकल यूज किया जाता है वो पार्टिकल कौन सा है। तो पहला ऑप्शन देगा आपको, पहला ऑप्शन दे दिया न्यूट्रॉन, दूसरा दे दिया इलेक्ट्रॉन, तीसरा दे दिया प्रोटॉन और फोर्थ ऑप्शन दे दिया अल्फा पार्टिकल। तो आप कौन से को टिक करेंगे? अल्फा पार्टिकल को, क्योंकि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में बदलने के लिए मोस्ट कॉमनली जो पार्टिकल यूज किया जाता है वो अल्फा पार्टिकल है। द अल्फा पार्टिकल इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन एलिमेंट इनटू अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में बदलने के लिए, बदलने को क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। तो आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन के लिए जो पार्टिकल इस्तेमाल करते हैं हम, वो कौन सा है? अल्फा पार्टिकल है। क्लियर है? जैसे यहां पर मैंने नीचे एक एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। द अल्फा पार्टिकल इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन एलिमेंट इनटू अनदर एलिमेंट। इस फिनोमिना को बोला जाता है आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहां पर, एक एग्जाम्पल लिखा है यहां पर, व्हेन एल्युमिनियम इज बम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल मींस न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, देन आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव फास्फोरस एंड न्यूट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड। मतलब एल्युमिनियम पर जब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया जाता है तो ये एल्युमिनियम किसमें? आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव फास्फोरस में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? 13 एल्युमिनियम 27, इस पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया 2He4 का, तो ये कन्वर्ट हो गया मेरे बच्चे आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव फास्फोरस में, और इसमें से इमिट हुआ कौन? एक न्यूट्रॉन। जरा चेक कर लो, एटॉमिक नंबर को चेक करो, 13 + 2 15, 27 + 4 31, और इधर 30 + 1 31।
एटॉमिक नंबर यहाँ पर 15, इधर भी 15, मास नंबर यहाँ 31, यहाँ भी 31। तो इसका मतलब एल्युमिनियम पर जब हमने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया तो ये एल्युमिनियम बदल गया किसमें, रेडियो एक्टिव फास्फोरस में, और इसके साथ निकला क्या, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय चैडविक, जानते होंगे आप। तो आर्टिफिशियल जो फास्फोरस मिला है ये एक्चुअल में ये पॉजिट्रॉन इमिट करके ये स्टेबल सिलिका में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने लिख दिया है यहां। द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव फास्फोरस disintegrates into stable silicon by emitting a positron not alpha beta and gamma। एक पॉइंट आप यहां ध्यान रखें, नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इमिट्स अल्फा बीटा गामा। तो नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो अल्फा बीटा गामा इमिट करते, गामा रेज इमिट करते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट नेवर इमिट अल्फा बीटा गामा। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑलवेज इमिट्स पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन जब इमिट होगा मेरे बच्चे तो उसके साथ एक एनर्जी पैकेट जनरेट होता है, इमिट होता है, जिसको न्यूट्रिनो कहा जाता है बच्चों। तो यहां पर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव क्या है, एल्युमिनियम पर अल्फा पार्टिकल के बम्बार्डमेंट से एल्युमिनियम कन्वर्ट हो गया आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव फास्फोरस में, और ये जो फास्फोरस आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव फास्फोरस है ये डिसइंटीग्रेट होकर के कन्वर्ट हो गया सिलिका में, और इससे इमिट होता है क्या, एक पॉजिट्रॉन विद न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो के साथ नॉट अल्फा बीटा एंड गामा। ये बात लिखी है मैंने। द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जगह पर क्या लिखा है यहां पर, फास्फोरस डिसइंटीग्रेट्स इनटू स्टेबल सिलिका और सिलिकॉन बाय इमिटिंग ए पॉजिट्रॉन। क्या निकालता है, पॉजिट्रॉन निकालेगा। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट्स ऑलवेज पॉजिट्रॉन नॉट अल्फा बीटा गामा। आर्टिफिशियल फास्फोरस एक पॉजिट्रॉन निकाल करके कन्वर्ट हो गया स्टेबल सिलिका में। तो जरा गौर से देख लो इसे, 15 फास्फोरस 30, और ये कन्वर्ट हुआ है किसमें, डिसइंटीग्रेट हुआ है सिलिका में। 14 सिलिकॉन 30 प्लस 1 is 0, ये पॉजिट्रॉन है, और पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो ऐड कर देना, ध्यान रखना इस बात का। न्यूट्रिनो बीटा पार्टिकल के साथ इमिट होता है एंटी न्यूट्रिनो, और पॉजिट्रॉन के साथ इमिट होता है न्यूट्रिनो। ये बात अच्छे से याद रखना बच्चों। पॉइंट नंबर 13 नोट करो, 13 पॉइंट नंबर नोट करो। बीटा पार्टिकल इज वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्टर देन कैथोड रेज। बोलो मेरे बच्चे, बीटा पार्टिकल इज वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में से निकलता है, लेकिन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं। आपने लिखा है बीटा पार्टिकल इज वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में से बीटा पार्टिकल निकलता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, लेकिन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो फिर कहां से निकला, एक्चुअल में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है अनस्टेबल है, वो स्प्लिट हो जाता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। प्रोटॉन तो रह जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, और जो स्प्लिट न्यूट्रॉन स्प्लिट हुआ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, प्रोटॉन तो रह गया न्यूक्लियस के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन तेजी से बाहर निकलता है बीटा पार्टिकल के फॉर्म में। उसी बीटा पार्टिकल की बात कर रहा है। और न्यूक्लियस से जब ये बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बीटा पार्टिकल, इसीलिए बोला है। और उसके साथ निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। यहां पर जरा चेक करें, देखें फिर से, बीटा पार्टिकल इज वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन फास्टर देन कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में से निकलता है। व्हेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर, जिस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा है, विच ऑल्सो मेक्स न्यूक्लियस अनस्टेबल, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। सो न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड वाइस वर्सा फॉर पॉजिट्रॉन बीटा। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, न्यूट्रॉन में। क्लियर है मेरी बात, बोलो मेरे बच्चे। जैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन स्प्लिट हो गया प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, तो बीटा पार्टिकल बनेगा, और बीटा पार्टिकल के साथ निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। और न्यूक्लियस के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है,
तो बीटा पार्टिकल निकलता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है तो पॉजिट्रॉन निकलता है। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो, बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। न्यूक्लियस के भीतर क्या बेटा, न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो उसमें से इमिट होता है क्या बेटा, बीटा पार्टिकल। और न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो उसमें से इमिट होगा पॉजिट्रॉन। बीटा पार्टिकल के साथ इमिट होता है एंटी न्यूट्रिनो, और पॉजिट्रॉन के साथ इमिट होता है न्यूट्रिनो। इसको लिख लिया जाए। न्यूक्लियस के भीतर न्यूट्रॉन बदलता रहता है किसमें, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन के साथ जनरेट होता है एनर्जी बंडल एंटी न्यूट्रिनो। इसको बीटा पार्टिकल कहा जाता है। और जब न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है तो उसके साथ जनरेट होता है पॉजिट्रॉन, ठीक है ना, पॉजिट्रॉन। और इसके साथ एनर्जी बंडल जनरेट होता है एक न्यूट्रिनो। नोट कर लो, ये तो इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल को बोला है, ये पॉजिट्रॉन है, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, ये नेगेटिव बीटा पार्टिकल, ये पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। पॉजिटिव बीटा पार्टिकल को पॉजिट्रॉन कहा जाता है, नेगेटिव बीटा पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल कहा जाता है, ठीक है ना। बीटा पार्टिकल इज ऑलवेज कम्स आउट विद अनदर पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो। बीटा पार्टिकल के साथ दूसरा पार्टिकल और निकलता है, कौन सा, एंटी न्यूट्रिनो। एंड टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दीज टू। टोटल एनर्जी जो होती है वो बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो के साथ शेयर होती है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल इज नॉट फिक्स्ड बट वेरीज बिटवीन 0 एंड मैक्सिमम। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल इज कंटिन्यूअस। काइनेटिक एनर्जी बीटा पार्टिकल की होती है कंटिन्यूअस। ऑल पॉसिबल एनर्जी के उसमें से बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं। इसीलिए यहां पर जो ग्राफ बनाया है, ऑल पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी लिखी है मैंने यहां से लेकर के यहां तक, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, इसमें से जो निकल रहे हैं ऑल पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी के बीटा पार्टिकल निकलते हैं, जैसा कि मैंने ग्राफ में दिखाया है। एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल इज वेरीज बिटवीन मैक्सिमम टू 0। मैक्सिमम से लेकर के काइनेटिक एनर्जी 0 तक वेरी करती है। सच दैट देयर मैक्सिमम स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल इज 99% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यूजुअली 0.9 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, एंड द मिनिमम स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल इज 0। क्लियर? ये बात क्लियर है मेरे बच्चे? यहां तक बात समझ में आ गई? वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा लाइन लिखी है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल कमिंग फ्रॉम न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। बेटा जो बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से इमिट हो रही है, ये तो न्यूक्लियस और ये ऑर्बिट है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जब न्यूक्लियस के भीतर न्यूट्रॉन स्प्लिट होता है, किसमें, ये न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के भीतर स्प्लिट हो गया, किसमें, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। तो इस न्यूक्लियस के अंदर से ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो इसको बोलते हैं बीटा पार्टिकल। -1 E0, इसको बीटा पार्टिकल बोलते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस में से निकलते हुए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल कहा जाता है, और ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इस बीटा पार्टिकल की स्पीड बीटा पार्टिकल की ज्यादा है, किससे, ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है उस इलेक्ट्रॉन से। ये बात मैंने यहां यही लिखी है, बीटा पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होती है, किससे, ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी स्पीड से। और स्पीड जब ज्यादा होगी तो बीटा पार्टिकल का मास ज्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू रिलेटिविस्टिक थ्योरी गिवन बाय आइंस्टीन, 1 - v²/c²। जिस पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मास ज्यादा होगा। अरे भाई, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इसमें से ज्यादा वैल्यू सबट्रैक्ट करोगे, कम बचेगी, और कम से डिवाइड करोगे तो ये m ज्यादा होगा m0 से। तो जिस पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी मेरे बच्चे, उसका मास भी ज्यादा होगा। इसका मतलब वेलोसिटी बीटा पार्टिकल की ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होने की वजह से बीटा पार्टिकल का मूविंग मास इलेक्ट्रॉन के मूविंग मास से ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होगा। और क्योंकि बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, चार्ज तो सेम है, लेकिन बीटा पार्टिकल का मास ज्यादा है, किससे, इलेक्ट्रॉन के मास से, और ज्यादा से डिवाइड करोगे तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। तो क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है बीटा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज से कम होता है,
किसकी वजह से? ड्यू टू हाई वेलोसिटी। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी। मतलब बीटा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज लेस देन होता है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से। कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन से बीटा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज कम है। कारण उसका ड्यू टू हाई वेलोसिटी। किसकी वजह से? ज्यादा वेलोसिटी के कारण। ठीक है ना। रेस्ट मास ऑफ बीटा पार्टिकल, रेस्ट मास ऑफ बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना है? 9.1। रेस्ट मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। चार्ज बीटा पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। वेलोसिटी जो होती है बीटा पार्टिकल की मेरे बच्चे, वेलोसिटी जो बीटा पार्टिकल की होती है क्या बेटा? 90.99 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू 1/100 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट। मतलब बीटा पार्टिकल की जो स्पीड है उसकी स्पीड बहुत पास में होती है लाइट की स्पीड के। आपने लिखा है 99/100 सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट। 0.99 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट टू 1/100 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट। यूजुअली बीटा पार्टिकल की जो स्पीड है, जो प्रैक्टिकली हमको मिलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, उनकी स्पीड लाइट की स्पीड के 0.9 टाइम्स होती है। बहुत ज्यादा हो गई स्पीड। ठीक है ना मेरे बच्चे। बीटा पार्टिकल की जो रेंज है, पेनिट्रेटिंग पावर, क्योंकि स्पीड ज्यादा है, रेंज ज्यादा होगी क्योंकि स्पीड बीटा पार्टिकल की अल्फा पार्टिकल से 100 टाइम्स ज्यादा है। इसीलिए बीटा पार्टिकल की रेंज मींस पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल से 100 टाइम्स ज्यादा होगी। बीटा पार्टिकल की रेंज 100 टाइम्स होती है रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, और आयोनाइजिंग पावर 1/100 टाइम्स होती है किससे? अल्फा पार्टिकल से। आयोनाइजिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इज 1/100 टाइम्स आयोनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल। पॉइंट याद रखना, काम की चीज है बच्चों। बीटा पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड टू मच। बीटा पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड टू मच। इट किसके लिए लिखा है? बीटा पार्टिकल के लिए। बीटा रेज और बीटा पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड टू मच बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि बीटा पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा डिफ्लेक्ट होते हैं। इट इज यूज टू प्रोड्यूस एक्सरेज। एक्सरेज प्रोडक्शन में मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉन बीम ही यूज करते हैं, कैथोड रेज। क्लियर? पता है ना? यस। पॉइंट नंबर 14 नोट करिए, ये वाला पॉइंट नोट करो। द गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। गामा रेज क्या है मेरे बच्चे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिंस आफ्टर इमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा डिके, पेरेंट न्यूक्लियस goes to excited state, and when it comes back to ground state, it emits photon in the form of gamma rays of least wavelength, order इनका 0.001 एंगस्ट्रॉम टू 1 एंगस्ट्रॉम, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेस्ट मास ऑफ फोटोन, गामा फोटोन, क्योंकि एनर्जी बंडल है, मटेरियल पार्टिकल नहीं होता, इसलिए रेस्ट मास ऑफ गामा फोटोन इज 0। चार्ज पार्टिकल है नहीं, गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चार्ज इसका 0 होता है। गामा रेज की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और गामा रेज की रेंज मेरे बच्चे अल्फा रेज से 10,000 गुनी और बीटा रेज से 100 टाइम्स। रेंज ऑफ गामा रेज 10,000 टाइम्स रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, and ionizing power 1/10,000 times of ionizing power of alpha particle। तो अब जरा गौर से समझो, रेंज सबसे ज्यादा किसकी है? गामा रेज की। इससे कम होती है अल्फा रेज की, और सबसे कम होती है रेंज, सबसे ज्यादा रेंज होती है गामा रेज की, इससे कम रेंज होती है बीटा रेज की, सबसे कम रेंज है अल्फा रेज की। ठीक है ना? अल्फा पार्टिकल की आयोनाइजिंग पावर सबसे कम है गामा रेज की, इससे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर होती है बीटा रेज की, और सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर होती है किसकी? अल्फा रेज की। कोई डाउट? यहां तक बात क्लियर है मेरे बच्चे? यहां से आगे की बात कर रहा हूं क्या बेटा? गामा रेज इज अनडिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अनचार्ज पार्टिकल, क्योंकि चार्ज पार्टिकल तो है नहीं है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड गामा रेज को डिफ्लेक्ट नहीं करते। गामा रेज इज अनडिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? इट इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर ट्रीटमेंट में गामा रेज क्या बेटा? रेडियोथेरेपी के लिए यूज की जाती है। एक बहुत काम का और इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट लिखा हुआ है मेरे बच्चे, यहां पर जरूर से ज्यादा इंपोर्टेंट नोट लिखा है।
टू फोटोग्राफ द ब्रेन ट्यूमर, अंडरलाइन कर लेना बच्चों, कई बार ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। टू फोटोग्राफ द ब्रेन ट्यूमर, क्या बेटा, मरकरी 197 रेडियो आइसोटोप्स यूज किया जाता है ब्रेन ट्यूमर की फोटोग्राफी के लिए। मरकरी का आइसोटोप है, ब्रेन ट्यूमर की फोटोग्राफी के लिए इसको यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। क्लियर है ये बात? इस वीडियो में बच्चों मैंने केवल अल्फा रेज और बीटा रेज और गामा रेज ही केवल डिक्टेट किए हैं, बताया है मैंने रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव रेडिएशंस अल्फा, बीटा और गामा रेज, इनके बारे में मैंने डिक्टेट किया है इस वीडियो के अंदर। बच्चों इस वीडियो को जरा एक दो बार देख लें, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। यहाँ से आगे हम बात करेंगे मेरे बच्चे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को एक दो बार देख लें आप, ठीक है ना? बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपको समझ आएगा, एक दो बार रिवाइज कर लें इसे।